Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. I'm Imran Aziz from Malaysia Foundation Academy. आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो हमारी पिछली वीडियो का पार्ट 2 है, जो कि हमने केमिस्ट्री का मॉडल पेपर एक्सप्लेन करने के लिए बनाई थी। उम्मीद है कि आपने वो वीडियो ज़रूर देखी होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली उस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें हमने मॉडल पेपर को एक्सप्लेन करने के साथ साथ हमने आने वाले जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं उस पेपर में उसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को भी हमने एक्सप्लेन किया है। और इस वीडियो में हम बाकी MCQs को एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने MCQ नंबर 1 से लेके MCQ नंबर 10 तक एक्सप्लेन किया था। आज की वीडियो में हम MCQ नंबर 11 से लेके ऑनवर्ड हम एक्सप्लेन करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में आएगी और पसंद आएगी। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। पहला हमारा जो MCQ है, जो कि MCQ नंबर 11 है, वो है द ओनली लिक्विड मेटल इज़ डैश। वो मेटल जो कि लिक्विड है और वाहिद मेटल है वो कौन सा है, क्योंकि मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं सारे के सारे मेटल। सिर्फ एक मेटल ऐसा है जो कि लिक्विड स्टेट में है, और वो है आपके ख्याल में क्या है? गैस कीजिए। ठीक है, मैं आपको आंसर बताता हूँ। वो है मरकरी। मरकरी इज़ द ओनली मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इस न्यूमेरिकल को इस तरह भी याद दिया जा सकता है, क्योंकि इसमें ब्रोमीन का भी जिक्र किया गया है। तो ब्रोमीन के मेंशन करने के हवाले से हम ये कह सकते हैं कि ब्रोमीन जो है वो ग्रुप 7A में या एलिमेंट्स में वाहिद नॉन मेटल है जो लिक्विड है। बाकी सारे के सारे नॉन मेटल्स सॉलिड और गैसवस स्टेट में हैं। सिर्फ एक वाहिद ब्रोमीन है जो कि लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पर, और हैलोजन ग्रुप से इसका रिलेशनशिप है। ये हैलोजन ग्रुप से बिलोंग करता है, और हैलोजन्स में वाहिद हैलोजन है जो कि लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। तो ये इस तरह भी आ सकता है, द ओनली हैलोजन विच इज़ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज़ ब्रोमीन। इसी तरह से ग्रुप 7A की बात करते हैं तो हैलोजन्स का जो ग्रुप है वो 7A है। 7A ग्रुप के एलिमेंट्स हैलोजन्स कहलाते हैं, और इन हैलोजन्स में इस ग्रुप 7A के एलिमेंट्स में वाहिद एक एलिमेंट ऐसा है जो कि मेटलॉइड है। मेटलॉइड आर दोज एलिमेंट्स विच एग्जिबिट बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटलॉइड्स वो एलिमेंट्स हैं जिनमें मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज़ कुछ पाई जाती हैं और कुछ नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं, उन्हें मेटलॉइड कहते हैं। तो जो मेटलॉइड है, वाहिद मेटलॉइड जो कि 7A ग्रुप में है, वो है एस्टेटाइन। ये भी आपके MCQs में आ सकता है। ऑल हैलोजेंस एग्जिस्ट एज डैश मॉलिक्यूल्स। तमाम हैलोजेंस जो हैं वो किस तरह के मॉलिक्यूल्स में पाए जाते हैं? मॉलिक्यूल्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ एटम्स। अगर कोई मॉलिक्यूल सिर्फ एक ही एटम पर बना हुआ है, जिसमें एक ही एटम हो, तो उसको हम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है। मेटल्स के जो एटम्स होते हैं ये मोनो एटॉमिक होते हैं, यानी सिंगल एटम्स पे मुश्तमिल होते हैं। और वो मॉलिक्यूल्स जो कि 2 एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं उनको हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो आप हैलोजेंस को अगर देखेंगे तो हैलोजेंस में क्लोरीन है जिसको हम Cl2 लिखते हैं, ब्रोमीन को हम Br2 लिखते हैं, इसी तरह से आयोडीन को हम I2 लिखते हैं, फ्लोरीन को हम F2 लिखते हैं, एक्सेट्रा। तो आप देख रहे हैं कि हर एक के साथ 2 लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि क्लोरीन के 2 एटम्स जो हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और एक मॉलिक्यूल बन गया। तो ऑल द मॉलिक्यूल्स इन ग्रुप 7A एलिमेंट्स आर इन द फॉर्म ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, क्योंकि 2 एटम्स को हम डाई एटॉमिक कहते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं दूसरे MCQ की तरफ, MCQ नंबर 12। जी स्टूडेंट्स, तो MCQ नंबर 12, इट इज़ द हैवीएस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल वो पार्टिकल जो कि एटम्स के अंदर मौजूद होते हैं, जो कि 3 बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। उनमें सबसे हैवीएस्ट, सबसे भारी पार्टिकल कौन सा है? तो
तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। अपने पास आंसर सेव कीजिए और सोचिए कि कौन सा सबसे हैवी पार्टिकल है। द करेक्ट आंसर इज न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इज द हैवीएस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब इसमें इस तरह भी आ सकता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन भी दिया हुआ है, प्रोटॉन भी दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन जो है सबसे हल्का पार्टिकल होता है इन तीनों पार्टिकल्स में। तो ये इस तरह आ सकता है द लाइटेस्ट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स इज इलेक्ट्रॉन, ऐसे भी बन सकता है। और द पार्टिकल विद पॉजिटिव चार्ज, किस पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज है? तो आप जानते हैं किस पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज है? जी हाँ, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसी तरह से द पार्टिकल विद नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज किस पे होता है? इलेक्ट्रॉन पे होता है। या फिर इस तरह सकता है न्यूट्रॉन हैज़ डैश चार्ज, न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है या कोई भी चार्ज नहीं है। तो न्यूट्रॉन पे न्यूट्रॉन हैज़ नो चार्ज बिकॉज इट इज़ अ न्यूट्रल पार्टिकल। तो ये एमसीक्यू इस तरह भी आपका बन के आ सकता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। जी स्टूडेंट्स, फ्रॉम एमसीक्यू नंबर 13, द एवरेज मास नंबर ऑफ ऑल नेचुरली फाउंड आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड डैश। यानी तमाम आइसोटोप्स का जो एवरेज मास होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एटॉमिक मास कहते हैं, क्योंकि यहाँ बात हो रही है एलिमेंट की। तो एवरेज मास ऑफ ऑल द नेचुरली फाउंड आइसोटोप्स, क्योंकि एलिमेंट्स डिफरेंट आइसोटोप्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, तो तमाम आइसोटोप्स का जो मिक्सचर होता है वो उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो जब उसका मास हम कैलकुलेट करते हैं तो उन तमाम आइसोटोप्स के एटॉमिक मासेस को हम एवरेज लेते हैं या मीन लेते हैं, तो उसको हम एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट कहते हैं। इसी तरह से इस न्यूमेरिकल में बहुत सारी डेफिनेशन, इस एमसीक्यू में बहुत सारी डेफिनेशंस हैं जो कि आ सकती हैं। द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल में तमाम एटम्स के एटॉमिक मासेस का सम, और वो जानते हैं कि उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। तो उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। इसी तरह से ये ऐसे भी आ सकता है द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन अ फार्मूला यूनिट। फार्मूला यूनिट में डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। फार्मूला यूनिट में एलिमेंट भी हो सकता है, फार्मूला यूनिट में कंपाउंड भी हो सकता है, फार्मूला यूनिट में कोई आयोनिक कंपाउंड भी हो सकता है और कोवैलेंट कंपाउंड भी हो सकता है। तो फार्मूला यूनिट जो है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के एटॉमिक मासेस का जो सम होता है उसको हम फार्मूला मास कहते हैं। तो फार्मूला यूनिट के अंदर आता है फार्मूला मास। नाउ रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड डैश। किसी भी मॉलिक्यूलर मास को या एटॉमिक मास को हम ग्राम में जब एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम मोलर मास कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मोलर मास। तो ये डेफिनेशन भी आ सकती है। द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में जितने भी नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स होते हैं, आयंस होते हैं, उसको हम कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर, ये इस तरह भी आ सकता है। इसी तरह से एवोगैड्रोस नंबर की अपनी एक फिक्स वैल्यू है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रोस नंबर इज, ये आपको यकीनन याद होगी जी, 6.02 इंटू 10⁻23। तो आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। इसमें मास नंबर भी मेंशन है। मास नंबर कहते हैं द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर, जो कि चैप्टर 3 का आपका टॉपिक है। तो ये इस तरह भी आ सकता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट एमसीक्यू। जी स्टूडेंट्स, तो एमसीक्यू नंबर 14, इन वाटर H2O द रेशियो ऑफ मास बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज द रेशो। रेशो का मतलब ये होता है कि दो एलिमेंट्स जो किसी मॉलिक्यूल में मौजूद हैं उनके एटॉमिक मासेस को अगर हम देखें तो H2O में एटॉमिक मासेस बनते हैं H2 यानी 2 1 2 और O यानी 16, क्योंकि इसका एटॉमिक मास 16 है।
तो 2:16 का रेशो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वाटर के कंपाउंड में, और इसको अगर हम सिंपलेस्ट रेशो में कन्वर्ट कर लें तो 2 1 2 और 2 8 16, तो ये रेशो बनता है 1:8। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो बाय मास अगर देखा जाए वाटर में मॉलिक्यूल में तो वो 1:8 है। देयरफॉर आवर करेक्ट आंसर इज 1:8। इसमें और भी आ सकते हैं क्योंकि और भी आंसर दिए हुए हैं। आप देखें रेशो ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन भी आ सकता है सल्फर डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में। सल्फर डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को अगर हम देखें तो सल्फर का एटॉमिक नंबर है 32, ऑक्सीजन का है 16, और ऑक्सीजन के 2 एटम हैं तो 16 2 32। तो सल्फर डाइऑक्साइड में जो रेशो बन रहा है वो बन रहा है 32:32, और इसको अगर हम कैंसिल कर दें तो ये 1/1 का रेशो आएगा। तो ये भी आ सकता है सल्फर डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को देखें तो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 और ऑक्सीजन का 16 16 2 32। इसको अगर हम कैंसिल करें तो 4 3 12 4 8 32। तो हमारा आंसर आया 3:8, और ये पहले आंसर आया था हमारा सल्फर डाइऑक्साइड में 1:1। तो आप देख रहे हैं कि ये रेशो 3:8 भी यहाँ दिया हुआ है। तो ये भी आ सकता है कार्बन और ऑक्सीजन का रेशो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशो अमोनिया के मॉलिक्यूल में NH3 अमोनिया। नाइट्रोजन है अमोनिया में 14, एटॉमिक मास 14 होता है इसका। हाइड्रोजन है एटॉमिक मास 1 के साथ 3 एटम है तो ये बन गया 3। तो 14:3 का रेशो ये है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, ये अमोनिया में। ये कैंसिल नहीं हो सकता, मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसलिए ये रेशो रहेगा। इसी तरह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ये भी हाइड्रोजन का एक ऑक्साइड है। इसमें अगर देखें तो हाइड्रोजन जो है वो है 2 और ऑक्सीजन जो है वो 16 2 32। इसको अगर हम कैंसिल करें, सिंप्लीफाई करें तो 2 1 2 2 16 32। तो रेशो बनता है 1:16, जो कि यहाँ पर मेंशन है 1:16। तो ये वाला रेशो भी आ सकता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में 1:16 है। नाउ एक और रेशो है 3:4 का, ये भी रेशो होता है। ये कार्बन और ऑक्सीजन का रेशो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड में। आप देखें कार्बन मोनोऑक्साइड एक और कार्बन का ऑक्साइड है, जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड एक ऑक्साइड है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसमें कार्बन जो है वो 12 है और ऑक्सीजन जो है वो 16 है। 4 3 4 4 तो ये रेशो बना 3:4। तो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशो भी आ गया, इसमें ये वाला ऑप्शन भी मौजूद है। तो ये चारों ऑप्शन हैं, इनके आंसर मैंने आपको समझा दिए। ये MCQ इस तरह भी आ सकता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट MCQ। जी स्टूडेंट्स, MCQ नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है। द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C2H2O, CH2O, CHO2 या CHO। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल में किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल में जो एटम्स के जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं एलिमेंट्स के, उनके दरमियान सिंपलेस्ट रेशो जो होता है उसको हम एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज जो दिया हुआ है, तो ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। इसमें जो एटम्स हैं वो हैं 6 कार्बन के, 12 हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के 6। अगर हम इनको सिंपलेस्ट रेशो में कन्वर्ट करना चाहें तो हम किसी भी टेबल से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं अगर ये पॉसिबल है। तो ये 6 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, 6 1 6 2 6 1। तो ये इसमें जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो आ रहा है वो C1H2 और O1, यानी C1H2O1 और 1 हम क्योंकि लिखते नहीं है तो CH2O, ये एम्पिरिकल फार्मूला बन गया ग्लूकोज का। तो इसमें देखें ऑप्शन में जो सेकंड ऑप्शन है CH2O विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ये आपका सही आंसर है। तो आप समझ गए होंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला कैसे कैलकुलेट किया जाता है। नाउ और भी एम्पिरिकल फार्मूला के लिए कुछ एग्जांपल्स यहाँ मैंने दी हुई हैं। CH3COOH अगर आप देखें तो इसमें कार्बन हो गए 2, हाइड्रोजन हो गए 3 और 1 4, ऑक्सीजन हो गए 1 और 2 2। तो इस तरह जो इसका एम्पिरिकल फार्मूला बन रहा है वो 2 1 2 2 और 2 1। तो ये भी बन रहा है CH2O। तो
तो ये है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो CH2O है, जबकि C2H4O2 या CH3COOH ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ट्रू फार्मूला है। इसी तरह से बेंजीन, जिसको हम C6H6 लिखते हैं, बेंजीन का जो फार्मूला है वो है C6H6। इसको अगर आप कैंसिल आउट करें तो ये बनेगा CH, यानी दोनों के दोनों 1 हो गए। इसी तरह से शुगर या सक्रोज, जिसे हम कहते हैं चीनी जो हम खाते हैं, सक्रोज का फार्मूला है C12H22O11। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ देखें 11 से ये कैंसिल हो रहा है, 11 1 जा 11 2 जा, बट 11 से 12 कैंसिल नहीं हो रहा। अगर देखिए 2 से कैंसिल करना चाहें तो 2 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 22 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 2 से 11 कैंसिल नहीं होगा। इट मीन्स देयर इज नो नंबर विच डिवाइड्स ऑल दीज एटम्स टुगेदर। लिहाजा यही इसका एम्पिरिकल फार्मूला हो गया। वाटर भी यही है, वाटर में भी 2:1 का रेशो है, जो कि मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, मज़ीद लीस्ट नहीं बन सकता। तो वाटर का जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो यही है H2O, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला भी H2O है और एम्पिरिकल फार्मूला भी H2O है। C2H4 ईथीन, ये एक गैस होती है। इसमें अगर सिंपलेस्ट फार्मूला देखेंगे तो 2 1 जा और 2 2 जा, यानी CH2। इसी तरह से इथेन, ये भी एक गैस है जो कि हमारी सुई गैस में आती है, जो सुई गैस हम इस्तेमाल करते हैं उसमें कुछ मकदार इथेन गैस की भी होती है, वैसे मेजॉरिटी वो मीथेन होती है। तो C2H6, तो 2 1 जा और 2 3 जा, तो ये बन गया CH3 विच इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ C2H6। तो आपको ये देखें कि डिफरेंट कंपाउंड्स के एम्पिरिकल फार्मूला कुछ के पॉसिबल हैं, कुछ के नहीं हैं, तो वही एम्पिरिकल और वही मॉलिक्यूलर फार्मूला होते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो MCQ नंबर 16, a reaction in which a substance burns in oxygen to produce heat and flame is called dash। वो रिएक्शन जिसमें कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और फिर जलता भी है, जिससे हीट प्रोड्यूस होती है और साथ में फ्लेम भी प्रोड्यूस होता है, यानी आग लग जाती है। तो ऐसे रिएक्शन को हम कंबस्शन रिएक्शन कहते हैं। तो ये इसका सही आंसर है। इसके अलावा अगर हीट प्रोड्यूस हो और फ्लेम ना बने तो फिर उस रिएक्शन को हम जस्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। इसी तरह से इस MCQ में हमें बताया गया है कि इसमें टाइप्स ऑफ रिएक्शन में से एक टाइप यहाँ पर आ गई है। तो इसमें जो मज़ीद 4-5 टाइप्स हैं जो रिएक्शंस की, केमिकल रिएक्शंस की, उन टाइप्स में से कोई सी भी टाइप की डेफिनेशन यहाँ आ सकती है, जैसा कि डिस्प्लेसमेंट की, डिकम्पोजिशन की, कॉम्बिनेशन की, डबल डिस्प्लेसमेंट की, वगैरह वगैरह। तो ये आपको याद करनी होंगी डेफिनेशंस, ताकि ये भी आपको समझ में आ सके और आप इसको सॉल्व कर सकें। जी स्टूडेंट्स, तो MCQ नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे है। द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड डैश केमिस्ट्री। आपको केमिस्ट्री की ब्रांचेस की डेफिनेशन अगर याद होंगी तो आप इस MCQ को आराम से कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि कार्बन और उसके जो हाइड्रोकार्बन्स हैं और उसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनकी स्टडी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। इसी तरह से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स की स्टडी को हम कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में हम सब्सटेंसेस के बारे में चलते हैं, उनकी एनालिटिक्स के बारे में होता है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं, तो वो फिजिकल केमिस्ट्री कहलाती है। बायोकेमिस्ट्री इज़ द केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड्स प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, विटामिन्स हैं, इनकी केमिस्ट्री को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। इसी तरह से एनालिटिकल केमिस्ट्री होती है जिसमें कंपाउंड्स की, मॉलिक्यूल्स की एनालिसिस होती है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री होती है जिसमें एनवायरनमेंट के बारे में स्टडी की जाती है, एंड सो ऑन। न्यूक्लियर केमिस्ट्री है जिसमें न्यूक्लियस की स्टडी की जाती है। तो ये कोई सी भी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री आपकी इस डेफिनेशन में आ सकती है। तो यू हैव टू लर्न द ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, यू हैव टू अंडरस्टैंड द ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। जी स्टूडेंट्स, तो MCQ नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे है। इट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट इज अ सब्सटेंस विच इज यूज्ड टू किल जर्म्स एंड अदर पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स इन आवर वाटर एंड आवर फूड। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो कि हमारे पानी में या हम किसी भी चीज़ में हम यूज़ करें जरासीम को ख़त्म करने के लिए, सेफ्टी के लिए, तो उसे डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। तो सबसे बेस्ट डिसइंफेक्टेंट जो है इन चारों ऑप्शन में से क्लोरीन इज़ द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट है, जो कि हमारे
लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। पानी जो हमारे यहाँ आता है पीने का, उसमें भी क्लोरीन की कुछ मकदार मिलाई जाती है बैक्टीरिया को और जर्म्स को किल करने के लिए। तो ये इट इज़ द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट इज़ द क्लोरीन, विच इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट MCQ। जी स्टूडेंट्स, तो MCQ नंबर 19, सब्सटेंसेज हुज एक्वस सॉल्यूशन चेंजेस रेड लिटमस ब्लू। कौन से सब्सटेंसेज हैं जो कि रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं? इट इज़ अ टेस्ट फॉर एसिड्स एंड बेसिस। जाहिर है कि एसिड्स जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, जबकि बेसिस जो होती हैं वो रेड लिटमस को ब्लू कर देती हैं। तो इस तरह से अगर हम इसको देखें तो बेसिस जो है वो रेड लिटमस को ब्लू करती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है बेसिस। इसमें इस तरह भी आ सकता है कि ब्लू लिटमस रेड, यानी कि सब्सटेंसेज विद एक्वस सॉल्यूशन चेंजेस ब्लू लिटमस रेड, तो उसमें एसिड्स आएगा। और सॉल्ट्स के बारे में भी आ सकता है कि अगर वो न्यूट्रल सॉल्ट्स हैं तो वो लिटमस पे उनका कोई इफेक्ट नहीं होता न्यूट्रल सब्सटेंसेस पे। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल बनके MCQ बनके आ सकता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट MCQ। जी स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो का लास्ट MCQ नंबर 20, द बॉन्ड फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड डैश बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। जैसा कि पहले MCQ नंबर 7 में हमने एक्सप्लेन किया था, MCQ नंबर 7 में ही था द फोर्स विच होल्ड द एटम्स टुगेदर। तो मैंने आपको वहाँ पर बॉन्ड्स के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी थी, इसमें कोवेलेंट और आयोनिक बॉन्ड के बारे में बताया था। तो ये भी आपको आई होप के समझ में आ गया होगा कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जिस बॉन्ड में होती है उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो ये इसका राइट आंसर है। इसमें और मज़ीद आंसर आ सकते हैं, डेटिव के भी आ सकता है। इलेक्ट्रोवेलेंट और आयोनिक बॉन्ड जो है वो दोनों सेम बॉन्ड के दो नाम हैं। तो ये भी आ सकता है कि द आयोनिक बॉन्ड इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, और डेटिव बॉन्ड के बारे में आ सकता है द बॉन्ड फॉर्म बाय वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड डेटिव बॉन्ड। तो ये बॉन्ड्स का जो चैप्टर है, यानी कि केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर 5 आपका, उसकी स्टडी आप करेंगे तो आप ये बआसानी इन MCQs को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज तक के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम MCQs का पार्ट 3 आपको एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें हम MCQ नंबर 21 से लेके 30 तक उसमें एक्सप्लेन करेंगे। तो आप पहले इस वीडियो को अच्छी तरह देख लें, और टिल देन नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।